हाँ, हम सभी को गुड मॉर्निंग। जल्दी से लाइव आ जाइए, जल्दी से लाइव आ जाइए। हाँ, आज टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी कि यहाँ पर हमारे नेट की दिक्कत आ गई थी, नेट नहीं चल पाया था, इस वजह से लेट हो गए। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग, जल्दी आ जाइए। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जलवायु। सामान्य परिचय हो गया, भौतिक प्रदेश हो गया, अपवाह तंत्र, बड़े बड़े टॉपिक हो गए। लास्ट बड़ा टॉपिक यही समझ लीजिए, जलवायु, और इसके बाद कृषि। ये इतने 4 टॉपिक, 4 या 5 टॉपिक जो होते हैं वो बड़े टॉपिक होते हैं अपने। हाँ जी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को। जलवायु होती क्या है? देखिए, एक शब्द आता है मौसम। एक शब्द आता है जलवायु। दोनों में कोई अंतर होता है या सेम ही होते हैं भी? ये बताइए, दोनों में कोई अंतर होता है या नहीं? देखिए, चलो सुनिए। मौसम के बारे में हमने, आपने गाने भी सुने होंगे कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, या आज मौसम बड़ा सुहावना है। कि आज मौसम बड़ा बेईमान है या आज मौसम बड़ा सुहावना है, इसे हम गानों में भी सुना हुआ है। तो वो आज मौसम है, पल भर के लिए मौसम का शब्द कर सकते हैं हम। छोटी से छोटी अवधि जो होती है वो क्या कहलाती है? छोटी अवधि के लिए। किसके लिए? छोटी अवधि। पल भर, एक दिन, एक सप्ताह, 15 दिन, एक महीना, 5 महीने, एक वर्ष, ये जो छोटी अवधि होती है, इसके लिए जलवायु का जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? मौसम। कि आज मौसम बड़ा सुहाना है, होने वाली कोई बरसात है। हाँ, सही है, कम समय में बदले तो मौसम में परिवर्तन होता रहता है। हाँ जी, नमस्ते। अब बात देखिए जलवायु की। मौसम में तो हमने गाने भी सुने थे कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, आज मौसम बड़ा सुहावना है। क्या जलवायु में हमने गाने सुने थे कि आज जलवायु बड़ी बेईमान है या जलवायु बड़ी सुहावनी है? कभी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जलवायु कोई बेईमान होने के लिए और सुहाना होने के लिए कम से कम जो है, जो भूगोलवेत्ता वो समय मानते हैं 35 वर्ष।
35 वर्षों का मौसम जो होता है वो क्या कहलाता है? जलवायु। 35 वर्षों का मौसम क्या कहलाता है? जलवायु। जलवायु शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किसी काल विशेष या किसी स्थान विशेष के संदर्भ में किया जाता है, ध्यान रखना। अब काल विशेष और स्थान विशेष क्या होते हैं? काल विशेष जैसे मुगल काल की जलवायु ऐसी थी कि वहां नीलोफर के बाग मिले थे हमें। गुप्त काल, मौर्य काल, यानी कि एक बहुत लंबा टाइम पीरियड इकट्ठा उस स्थान का वो टाइम पीरियड आ गया। दूसरा हम स्थान विशेष से करते हैं ज्यादातर, कि जैसे गंगानगर की जलवायु ऐसी कि यहाँ गेहूं की, या हम बोलते हैं गंगानगर की जलवायु ऐसी है कि यहाँ पर किन्नू अच्छा होता है। गंगानगर की जलवायु कैसी है? यहाँ पर क्या अधिक होता है? किन्नू अधिक होता है गंगानगर में। और बीकानेर की जलवायु ऐसी कि वहां मूंगफली अधिक होती है। गंगानगर में किन्नू अधिक होता है तो बीकानेर में मूंगफली अधिक होती है। अब जलवायु में परिवर्तन क्या होगा? मैंने कहा स्थान विशेष होता है और लंबे समय से हो रहा है, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा कि किन्नू की टोकरी या किन्नू जो नगर है वो गंगानगर कहलाता है। मूंगफली के लिए राजस्थान का राजकोट, लून के अनुसार बीकानेर को कहा जाता है। अब अगर जलवायु में परिवर्तन होगा तो क्या होगा? देखिए कि गंगानगर की जलवायु ऐसी होगी कि वहां किन्नू की पैदावार कम होने लगेगी। लोग क्षेत्र कम नहीं करेंगे, लेकिन जब उस पर पैदावार कम होगी तो धीरे धीरे क्या करेंगे लोग? फिर क्षेत्र कम करेंगे। जैसे पैदावार कम होगी कि पहले मान लो 1 हेक्टेयर के अंदर 10 क्विंटल किन्नू आ रहे थे, अब 8 आने लगे, 5 तक आ जाएंगे, तब लोग क्या करेंगे? क्षेत्र भी धीरे धीरे कम करते जाएंगे और इसकी जगह कोई दूसरी उपज देखेंगे। बीकानेर के अंदर क्या हुआ? मूंगफली की पैदावार कम हुई तो लोगों ने मूंगफली का क्षेत्र कम किया। अब वो उसका कोई दूसरा विकल्प देखेंगे। मान लो दोनों को क्रॉस करते हैं तो 100 साल लग जाते हैं कम से कम। ये भूगोलवेत्ताओं ने एक अवधि दे दी है 35 वर्षों की, लेकिन जलवायु परिवर्तन में लगभग 1 शताब्दी का समय लगता है। लगभग जलवायु परिवर्तन में 1 शताब्दी लग जाती है, यानी कि 100 वर्षों का समय लगता है लगभग। लेकिन भूगोल की भाषा के अंदर एक पर्टिकुलर वर्ड आ जाए तो हमें मानना कितना है? 35 वर्ष। ये तो था जलवायु और मौसम। अब जलवायु को समझने के लिए हम पढ़ेंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। 8-10 कारक है, हम एक एक को डिटेल से करेंगे तो हमारा जलवायु का टॉपिक भी क्लियर होता जाएगा। वही बातें देखो, जलवायु क्या है? किसी भूभाग पर लंबी अवधि कितनी? 35 वर्ष या इससे अधिक के दौरान विभिन्न समयों में विविध मौसमों की औसत अवस्था ही उस भाग की क्या कहलाती है? जलवायु। जबकि मौसम क्या है? किसी छोटे क्षेत्र में अल्प समय के लिए बनी वातावरणीय दशाओं को क्या कहा जाता है? मौसम। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ये हम जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हम जैसे जैसे कंप्लीट करेंगे वैसे वैसे हमारा जलवायु का टॉपिक क्लियर होता जाएगा। तो ये कारक ही हम सारे क्लियर करने वाले हैं। कौन कौन से कारक है देखिए। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो देखिए नंबर 1, अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति। नंबर 2,
समुंदर से दूरी। समुंदर से दूरी के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक तो महासागरीय और नंबर दो है महाद्वीपीय। ये हम अब डिटेल से पढ़ेंगे, ये तो अभी बता रहा हूं कि कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं हमें। अक्षांश स्थिति कैसे प्रभावित करती है, डिटेल से चर्चा करेंगे। समुद्र से दूरी कैसे प्रभावित करती है, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। उसके बाद राजस्थान की तो है नहीं, तो सीधी सीधी हम बात करेंगे एल नीनो एंड ला नीनो। एल नीनो और ला नीनो। पर्वतों की स्थिति, पर्वतों की दिशा, पर्वतों की स्थिति, पर्वतों की दिशा। जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम। फिर हम पढ़ते हैं मानसून। मानसून के अंदर हम पढ़ेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून पढ़ेंगे, उत्तरी पूर्वी मानसून पढ़ेंगे और एक भूमध्य सागरीय चक्रवात करेंगे। उसके बाद हम करेंगे एक बहुत ही प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता का वर्गीकरण, कोपेन का वर्गीकरण। मुख्य रूप से हम कोपेन का वर्गीकरण करेंगे और अगर हमें आवश्यकता लगी तो हम आगे थार्नवेट, और ट्रिवाथा, इनका वर्गीकरण और कर लेंगे। मानसून करेंगे तो इसके साथ साथ हम भारत के अंदर वर्षा भी कर लेंगे। तो ये इतने हम पॉइंट करने वाले हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले हैं। लिख लीजिए जल्दी से ये पॉइंट हमारे। मुकेश कौर, हाँ लिख लीजिए।
हाँ, आवाज़ जब वो सफाई कर रहे थे साथ में रूम में, वो चले गए हैं। अब बात करते हैं हम एक एक स्थिति को लेकर। सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षांश स्थिति की। देखिए अक्षांश स्थिति, मान लो कि ये हमारा एक ग्लोब है। मान लो ये हमारा क्या एक ग्लोब है। ग्लोब के बिल्कुल बीचों बीच जो रेखा खींची जाती है उसे कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश। ये बातें आपको मैंने पहले भी करवाई थी शायद तक, सामान्य सी बातें। इससे ऊपर उत्तरी गोलार्ध था, नीचे दक्षिणी गोलार्ध था। हमें अब उत्तरी दक्षिण से कुछ नहीं लेना देना। 0 डिग्री अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तर में गए तो आ गई कौन सी? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण में गए तो आ गई मकर रेखा। और बीच वाली कौन सी है? भूमध्य रेखा। फिर 66.5 उत्तर में गए तो आ गया आर्कटिक वृत्त। 66.5 दक्षिण में गए तो आ गया अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त। 90 डिग्री उत्तर में गए तो आया उत्तरी ध्रुव। और 90 डिग्री दक्षिण में गए तो आया दक्षिणी ध्रुव। इतनी बातें क्लियर है? तो वीडियो क्या हो गया, इसकी क्या दिक्कत आ रही है वीडियो की आजकल?
हाँ कर दिया सेट। वापस सुन लीजिए। अब बिल्कुल मध्य में 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा, इससे 23.5 डिग्री उत्तर में करक, 23.5 दक्षिण में मकर, 66.5 उत्तर में आर्कटिक वर्त, 66.5 दक्षिण में अंटार्कटिक वर्त, 90 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव। अब 3-4 तारीखें और याद करनी है हमें। देखो सूर्य की एक कंडीशन और ध्यान में रखिए अपने। मैं बोतल उठा लेता हूं, इससे पता चल जाएगा आपको अच्छे से। मान लो कि ये पृथ्वी है, ये जो बोतल है ये क्या है, पृथ्वी है, और मेरा सर जो है ये मान लो क्या है, सूर्य है। अब पृथ्वी सीधी थोड़ी है, पृथ्वी कैसे घूमती है, अपनी धुरी पर ऐसे 23.5 डिग्री झुकी हुई है इस प्रकार, और ये पृथ्वी लगाती है सूर्य के चारों ओर चक्कर, ऐसे ऐसे झुकी हुई है, ऐसे ही चक्कर लगाएगी। तो अब झुके होने का प्रभाव कब होगा, जब ये तो यहाँ पर होगी या फिर कहाँ पर होगी, यहाँ पर। मान लो कि पृथ्वी यहाँ पर है, यहाँ पर, और ये जो पीछे वाली स्थिति है, सामने वाली और पीछे वाली, यहाँ पर कभी भी झुके होने का प्रभाव नहीं, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी है तो सूर्य यहाँ पर रहेगा, इसके साइड से प्रकाश आ रहा है, यानी कि सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा पर। यहाँ पर जब पृथ्वी होगी बराबर में इस साइड में, तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर गिरेगी, कर्क रेखा पर, 23.5 डिग्री झुकी हुई है कर्क रेखा पर, और उत्तरी ध्रुव उसके बिल्कुल नजदीक होगा, दक्षिणी ध्रुव बिल्कुल दूर होगा। यहां पर जब होगी तो सीधी गिरेगी सूर्य की किरणें मकर रेखा पर। अब दक्षिणी ध्रुव नजदीक हो गया सूर्य के और उत्तरी ध्रुव दूर चला गया, तो ये कंडीशन रहती है। 4 कंडीशन बनती है, तारीखें बोल रहा हूं मैं, साथ में लिखेंगे हम। 21 मार्च झुके होने का कोई प्रभाव नहीं, पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर। 21 जून कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है, यानी कि उत्तरी ध्रुव नजदीक आ गया, दक्षिणी ध्रुव दूर चला गया। पीछे वाली कंडीशन में झुके होने का कोई प्रभाव नहीं, 23 सितंबर को। और फिर ये इधर वाली कंडीशन आती है, यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ रही है मकर रेखा पर सीधी, 22 दिसंबर को। ये 4 तारीखें हमें याद रखनी है। देखो कौन कौन सी तारीखें थी, सूर्य की किरणें सीधी आ रही थी यहां पर, इक्कीस मार्च को सूर्य सीधा कहां चमकता है, कर्क रेखा पर। 21 मार्च को कर्क रेखा पर, फिर धीरे धीरे सूर्य जाता है उत्तरायण। ये 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर, फिर उत्तर की ओर जाता है कर्क रेखा पर 21 जून को, फिर यहां से वापस धीरे धीरे दक्षिणायन होता है, वापस आएगा भूमध्य रेखा पर कब, 23 सितंबर पर। फिर और चलता जाएगा दक्षिणायन और आ जाएगा मकर रेखा पर कब, 22 दिसंबर को। और फिर वापस उत्तर की ओर चल जाता है, भूमध्य रेखा पर आता है 21 मार्च। यानी कि सूर्य इनके कर्क और मकर रेखा के बीच 23.5 से 23.5 के बीच चक्कर लगाता रहता है। सूर्य 23.5 से 23.5 के मध्य चक्कर लगाता रहता है। इंडिया का ही करवा रहे हैं, इंडिया के लिए ये टॉपिक तो सभी के लिए कंपलसरी है। इंडिया वाला इसी से समझ में आएगा, इसे समझ में भी नहीं आएगा आपको। जलवायु का टॉपिक है, अगर राजस्थान का भी होगी तो भी ये बातें करनी होगी हमें। राजस्थान हो तो भी करनी पड़ेगी, इंडिया है तो भी करनी पड़ेगी, और वर्ल्ड है तो भी करनी पड़ेगी, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट है। तो बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं वो हमें करने ही पड़ते हैं, चाहे वो किसी भी चीज में आए। यानी कि राजस्थान करेंगे तो भी इंडिया हमें करना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान की जलवायु इंडिया से जुड़ी हुई है सारी। तो समझने के लिए तो हमें पूरा पार्ट करना ही पड़ेगा। यहां पर देखो, हमें एक बात सीधी सीधी समझ में आ रही है कि कर्क और मकर रेखा के मध्य सूर्य सीधा
चमक रहा है और ध्रुवों के ऊपर बिल्कुल तिरछा। ये जो बीच वाला पार्ट है यहां पर रहेगा हमारा उष्ण कटिबंध। कौन सा? उष्ण कटिबंध। करक और मकर रेखा के बीच कौन सा कटिबंध? हमारा उष्ण कटिबंध। ध्रुवों के ऊपर रहता है, बिल्कुल तिरछी किरणें जाती है, तो कौन सा? शीत कटिबंध। ध्रुवों पर 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है। 6 महीने दिन और रात 6 महीने के होते हैं ध्रुवों पर। जिस गोलार्ध में सूर्य होता है उस ध्रुव पर दिन होता है, जिसमें सूर्य नहीं होता उस ध्रुव पर रात। सीधी सीधी याद रख लो, ध्रुवों के ऊपर जिस गोलार्ध में सूर्य है, अगर भूमध्य रेखा से ऊपर सूर्य है, जैसे 21 मार्च से ऊपर आ गया, 21 मार्च से 21 जून से 23 सितंबर, ये उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध में रहा तो उत्तरी ध्रुव पर क्या रहेगा? 6 महीने दिन रहेगा। यहां दिन रहेगा तो यहां पर 6 महीने रात। फिर सूर्य 23 सितंबर से चला गया दक्षिण में गया 22 मार्च को मकर रेखा पर, फिर वापिस आया 21 मार्च तक, 22 दिसंबर तक मकर पर था, तो 21 मार्च से मकर रेखा की ओर गया 22 दिसंबर को यहाँ पर, और 23 सितंबर को वापस आया। तो 21 मार्च से 23 सितंबर तक दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा, तो दक्षिण ध्रुव पर दिन रहेगा और उत्तरी ध्रुव पर रात। सीधी सी बात इतनी याद रख लो, जिस गोलार्ध में सूर्य होगा उस ध्रुव के ऊपर दिन होगा 6 महीने, और जिस गोलार्ध में सूर्य नहीं होगा उस ध्रुव पर 6 महीने क्या होगी? रात होगी। तो हमें तो बस सीधी सीधी बात याद रखनी। देखो, करक और मकर रेखा के बीच सूर्य जा रहा था तो उष्ण कटिबंध। ध्रुवों पर बहुत 6 महीने दिन रात रहती है तो शीत कटिबंध। इनके बीच का जो पार्ट रहेगा यहाँ पर ना तो उष्ण है ना शीत है, तो बीच का सा है, इसलिए इसे बोला जाता है उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। दोनों गोलार्धों में यही कहानी होगी, उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध। आज बड़ा हॉल नहीं है, कल वो टीचर्स डे था, इसमें से जितनी भी चेयर थी वो सारी निकाल दी गई आज। तो ये वापस अभी क्लासरूम बनेगा तो इसमें वापस चेयर आ जाएगी, तो कल से आवाज़ नहीं गूंजेगी। आज इसमें ये बिल्कुल खाली है हॉल तो बड़ा ही था, लेकिन ये हॉल खाली है इसलिए आवाज़ गूंज रही है। आज इसमें कोई चेयर नहीं है आज। हाँ, ये होगी। अभी पीछे एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, देखिए, ये याद रख लीजिए, 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। अभी पीछे एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पृथ्वी पर जलवायु कटिबंध कितने हैं? पृथ्वी पर जलवायु कटिबंध कितने हैं? दूसरा क्वेश्चन देखिए,
पृथ्वी पर जलवायु कटिबंधों की संख्या कितनी है। ये दो क्वेश्चन आए हैं, दोनों का आंसर अलग अलग है, ध्यान रखना, दोनों का आंसर अलग अलग है। पहला क्वेश्चन जो है, पृथ्वी पर जलवायु कटिबंध कितने हैं। लक्ष्मी, आपका आंसर एक सही है, गलत है। सुनील नायक, आपके दोनों आंसर सही है। प्रहलाद चौधरी, एकदम सही आंसर। पृथ्वी पर जलवायु कटिबंध कितने हैं? 3। कितने हैं? 3 हैं। उष्ण कटिबंध है, उपोष्ण या शीतोष्ण है, और शीत है। फिर पूछी जाती है इनकी संख्या, तो इनकी संख्या जो है वो है 5। जलवायु कटिबंधों की संख्या कितनी है? 5 है। अब 5 कैसे, वो देख लीजिए। शीत कितने हैं? 1 और 1, 2 शीत कटिबंध। उपोष्ण शीतोष्ण कितने हैं? 1 ऊपर 1 नीचे, 2 उपोष्ण शीतोष्ण, कितने? 4। और उष्ण कंटिन्यू चल रहा है, तो एक उष्ण कटिबंध कितना है? 1 ही। तो संख्या कितनी होगी इनकी? 5। तो ये 2 क्वेश्चन है। संख्या वाला क्वेश्चन अभी पीछे सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था, सब्जेक्ट के एसएसटी सब्जेक्ट वाले पेपर में, तो इस पर भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा था समुद्र से दूरी। अच्छा, उसमें अक्षांश स्थिति से एक बात रह गई, कटिबंध करके छोड़ दिया था। देखो, छोटा सा ग्लोब बना रहा हूं मैं यहां पर। ये भूमध्य रेखा केवल एक। हमें इस बात से एक बात की पता चलता है, ये 0 डिग्री था, 23.5 डिग्री कर्क और मकर, 66.5 आर्कटिक, 66.5 अंटार्कटिक, और ध्रुवों पर 90। एक शब्द आता है निम्न अक्षांश और उच्च अक्षांश। बहुत बार ये शब्द सुनने को मिलता है, निम्न अक्षांश और उच्च अक्षांश। तो देखो, 23.5 से 23.5 के मध्य वाले जो होते हैं, इनको बोला जाता है निम्न अक्षांश। निम्न 66.5 से 90 तक होते हैं, ये होते हैं उच्च अक्षांश। और ये जो बीच का रह गया, ये कहलाते हैं मध्य अक्षांश। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं यहां से। या मैं सीधा लाइन ही लिख रहा हूं, निम्न अक्षांशों से, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की और जाने पर तापमान में क्या प्रभाव
पड़ता है। सीधा सा क्वेश्चन आता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर कभी हमने पढ़ा ही नहीं है तो हम उल्टा करेंगे इसको कि हम सोचेंगे निम्न है इसका मतलब तापमान कम होगा, उस पर जाएंगे तो ज्यादा होगा। नहीं, निम्न अक्षांश यानी कि कौन से 0 डिग्री के पास छोटे हैं, 0 है, 1 2 3 4 छोटे हैं, तो 0 से 23.5 23 तक कैसे हैं, छोटे अक्षांश हैं, तो इनको बोला जाता है निम्न। ध्रुवों के ऊपर 90 89 80 उच्च अक्षांश, बड़े बड़े नाम है, तो वो उच्च अक्षांश है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर तापमान में क्या प्रभाव पड़ता है। प्रहलाद चौधरी सही है, शारदा एकदम सही है, अंतिम सही है, सुनील नायक हाँ सही है एकदम। क्या होता है, घटता है। या कमी आ जाती है। और इसका विपरीत लिख दें, उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर आने पर तापमान में क्या प्रभाव पड़ता है। उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों पर आने पर तापमान में क्या प्रभाव पड़ता है। तो उच्च अक्षांशों से निम्न की ओर आएंगे तो तापमान बढ़ेगा। तो इतनी सीधी सीधी बातें आप याद रख लेंगे। अब हम जो दूसरा पॉइंट हमने स्टार्ट किया था उसकी ओर जाते हैं, समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी के आधार पर तापमान को 2 भागों में बांटा था। एक महासागरीय और एक महाद्वीपीय। एक महासागरीय है और एक कौन सा है, महाद्वीपीय। अब सागरीय और द्वीपीय में अंतर क्या होता है, तो एक काम करोगे, एक एक्सपेरिमेंट आप घर पर करके देख सकते हो। 2 एक जैसे बड़े बड़े टब लोगे आप, बट्ठल ले लो, बाल्टी ले लो, कुछ भी ले लो, एक जैसे 2 बर्तन लोगे आप, बड़े हो थोड़े, एक में डाल दोगे जल, एक में क्या डाल दिया हमने, जल, एक में डालोगे मिट्टी। एक में हमने जल डाला था, एक में हमने क्या डाला, मिट्टी। हाँ लक्ष्मी सही है। नहीं, ऐप के अंदर रिकॉर्ड होती है। रिकॉर्डेड में ऐप के अंदर जहां पर आपका कोर्स है इंडिया ज्योग्राफी का, जहां पार्ट लिखा हुआ है वहीं पर मिलेगी। अब क्या करोगे, इन दोनों बर्तनों को आधा धूप और आधा छांव, यानी कि मान लो कि एक तरफ तो क्या है, धूप है और एक तरफ छांव, ऐसा इसमें है, एक तरफ धूप और एक तरफ छांव। इस प्रकार धूप और छांव में रखो कि काफी लंबे समय तक यहीं पर रह जाए। आधा धूप और आधा छांव में रखने के बाद आप 2 घंटे बाद संभालते हैं। 2 घंटे बाद हम इसको देखने गए तो देखो क्या होगा।
ये वाला जो पार्ट है इतना, तो छांव वाला है, और धूप का ऊपर का हिस्सा छोड़कर, ये उतना ऊपर का हिस्सा छोड़ दोगे तो बाकी सारा कैसा होगा, ठंडा, और ये इतना पार्ट क्या हो जाएगा, गर्म। यानी कि जहां पर धूप लग रही थी मिट्टी का वही हिस्सा गर्म हुआ, बाकी सारा क्या हुआ, ठंडा पड़ा था। इसका मतलब इतना सा हिस्से को गर्म होने तो ये जल्दी से गर्म हो जाता है, और जैसे ही धूप हटेगी तो जल्दी से क्या हो जाएगा, ठंडा भी हो जाएगा। लेकिन पानी में ऐसा नहीं है, यहाँ से ज़्यादा गर्म हो सकता है लेकिन बाकी जगह भी क्या रहेगा, पूरा का पूरा पानी क्या होगा, गर्म होगा। ऐसा नहीं होगा कि आधा पानी गर्म और आधा पानी ठंडा हो, ऐसी कंडीशन लागू नहीं होती है। तो यहाँ पर आधा ठंडा आधा गर्म नहीं, वहाँ पर तो जितनी दूर में धूप लग रही थी उतनी दूर में ही क्या हुआ, गर्म हुआ, बाकी सारा ठंडा। और यहाँ पर पूरा का पूरा पानी ही क्या हुआ, गर्म, इसलिए ये धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा। ये अंतर होता है महासागरीय और महाद्वीपीय में। तो अब यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहां पर देखो, पहले तो इन दोनों की बातें समझनी थी हमें। महासागरीय जलवायु जो होती है उसका अर्थ क्या होता है, वो धीरे धीरे गर्म एवं धीरे धीरे ठंडी होती है। महासागरीय क्यों, पूरा जल एक साथ गर्म होगा और एक साथ ठंडा होगा, तो वो धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ठंडा। जबकि महाद्वीपीय में ऐसे नहीं, महाद्वीपीय में क्या होता है, जल्दी गर्म एवं जल्दी ठंडा, जल्दी गर्म एवं जल्दी ठंडा हो जाता है। तो अब देखो, हमें कंडीशन देखनी है भारत की, क्योंकि हमें भारत के संदर्भ में बातें करनी है। मान लो ये है हमारा भारत, लगभग ऐसा सही है भारत। हाँ, पानी तरल पदार्थ होता है, इसलिए वो क्या होता है कि एक जगह नहीं, वो उसका पानी का नेचर ऐसा है कि वो पूरा एक साथ ही होगा, या तो गर्म होगा तो वो धीरे धीरे ही होगा, और ठंडा होगा तो वो भी पूरा धीरे धीरे ही होगा। तो अब देखो, यहां पर एक बात और लागू होती है अपने, इससे नीचे नीचे ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये सारा का सारा नीचे जो प्रायद्वीपीय भारत हमारा, ये हम बोल दें, यहां से हमारी गुजरती है कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। कर्क रेखा से नीचे नीचे वाला भारत लगभग प्रायद्वीपीय है। वैसे तो 22 डिग्री अक्षांश से नीचे नीचे आता है, लेकिन हम राउंड फिगर में हम सीधी सीधी बड़ी बड़ी बात करें तो कर्क रेखा से नीचे नीचे वाला भाग क्या है, प्रायद्वीपीय। और यहाँ की जलवायु होगी तो वो कैसी होगी, धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडी, यानी कि कैसी जलवायु होगी, महासागरीय। और ऊपर होगी तो महाद्वीपीय, यानी कि इससे कर्क रेखा से नीचे महासागरीय और ऊपर क्या है, महाद्वीपीय। लक्ष्मी सैनी जी, मुकेश को ये नक्शा प्रैक्टिस कर लो, आपसे आराम से बन जाएगा। अब आपको लग रहा है मैंने 1 मिनट से भी कम समय में बना दिया, तो ये नक्शे मैंने ये मानकर चलिए हर जो एक बैच पढ़ाता हूँ उस एक बैच में कम से कम
60 से 70 बार बनाना पड़ता है। डिजिटल तो अभी आया है, मैं तो बहुत पहले से पढ़ा रहा हूँ, तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तो अभी बनने स्टार्ट हुए हैं। तो पहले तो हाथ से बनाते थे बोर्ड पर। तो ये मानकर चलिए कम से कम भी मैंने अगर बनाया है नक्शा इंडिया का, तो एक बैच में अगर 100 बार बना रहा हूँ, तो कम से कम आप मानकर चलिए 200 बैच मैंने पढ़ा चुका हूँ। कम से कम 200 से प्लस बैच मैंने कंप्लीट कराए हैं। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी बार नक्शा बनाया है मैंने। तो ये प्रैक्टिस ही है, प्रैक्टिस कर लीजिए, आराम से नक्शा बन जाएगा। तो देखो यहां पर हम बात कर रहे थे महासागरीय और महाद्वीपीय की। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मुंबई, अब मैं केवल नक्शा हमने पहले किया हुआ है, राजधानी लिख रहा हूं, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली। निम्न में से भिन्न कौन सा है? निम्न में से भिन्न कौन सा है? तो भिन्न की जब बात आएगी तो कौन सा होगा? अंतिम सही है, लक्ष्मी सही है। भिन्न हमें पता है कौन सा होगा, फिर दिल्ली भिन्न होगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों की जलवायु कैसी है? महासागरीय, और इसकी क्या है? महाद्वीपीय है। ऐसे नगर लिखे जाएंगे आपको। मैंने इसलिए एक सीधा एग्जांपल दे दिया कि कर्क रेखा से नीचे जो नगर आएंगे उनकी जलवायु कैसी होगी? महासागरीय, और इससे ऊपर वाले महाद्वीपीय। हालांकि कर्क रेखा एकदम एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहां बीच वाले आते हैं तो उनकी जलवायु कैसी आ जाती है? महाद्वीपीय आ जाती है। कर्क रेखा के बीच में यहां जैसे मध्य प्रदेश का कोई नगर है तो उसकी जलवायु कैसी होगी? महाद्वीपीय होगी। तो हमें तो नीचे प्रायद्वीपीय तट के पास, एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन देगा तो हमेशा तट के पास ही कोई नगर देगा जिसकी जलवायु महासागरीय है। अब जैसे हैदराबाद है, बेंगलुरु है, कोच्चि है, तिरुवनंतपुरम है, मदुरै है, विजयवाड़ा है, कटक है, भुवनेश्वर है, गांधीनगर है, अहमदाबाद है, सूरत है। तो इनकी जलवायु कैसी है? नगरों के नाम नहीं लिख रहा, लेकिन ये नगर तो यहीं पर है सारे। नक्शा तो देखिए, मैंने पहले ही कहा था नक्शा अच्छे से याद कर लेना। और ये नगर जो मैंने बोले, ये सारे के सारे नगर हमने नक्शे में लिखे हुए हैं, चाहे वो नदियों में लिखे हो, चाहे हमने राजधानियों में लिखे हो, कहीं ना कहीं ये नगर हमने लिखे हैं। अब जैसे जयपुर है, चंडीगढ़ है, श्रीनगर है, देहरादून है, शिमला है, तो इनकी जलवायु कैसी होगी? गंगटोक है, दार्जिलिंग है, गंगटोक है, तो इनकी जलवायु कैसी है? महाद्वीपीय जलवायु होगी। तो सीधी सी बात याद रखो, नीचे वाले जो नगर हैं उनकी जलवायु कैसी होगी? महासागरीय, और कर्क रेखा से ऊपर जो है उनकी जलवायु महाद्वीपीय। एक रेखा और बना देता हूं मैं कि भारत क्या करती है? वी आकार में आ रही है। देखो नीचे से भारत कैसा है? ऐसे वी। तो इसके ऊपर की जो रेखा है वो है 22 डिग्री अक्षांश। 22 डिग्री अक्षांश से नीचे भारत की जो आकृति है वो लगातार कैसी होगी? वी, यानी कि उसके बाद नीचे लगातार ये भारत पतला होता जाएगा। ये नहीं कि यहां पतला होकर मोटा हो गया फिर पतला हो गया, ऐसा नहीं है। 22 डिग्री अक्षांश से नीचे लगातार ये अपनी वी आकार की आकृति बनाता रहेगा। तो ये हो गया था हमारा समुद्र से दूरी के आधार पर। किसके आधार पर? समुद्र से दूरी के आधार पर जलवायु वाला पार्ट जो था वो हमारा यहां पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई। अभी तो टाइम हो गया, इतनी देर में होगा नहीं, तो ये पार्ट हम कल ही करेंगे भाई। आज नहीं हो पाएगा, ये कल ही करेंगे। हाँ, चंद्रकला सही बात है, लेकिन पहले था अब नहीं।